बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं कैपिटल व्यू। मैं हूँ आलिया कैसर और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त पूरी दुनिया में एक ऐसा मसला जिसकी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ना सिर्फ दुनिया की तवज्जो दिलवाई, चाहे वो मगरबी ममालिक हैं, चाहे वो इस्लामी ममालिक हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से इस पर आवाज़ उठनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। इस्लामोफोबिया एक ऐसी चीज़ जिसमें मुसलमानों और इस्लाम से डर और खौफ के नाम पर ऐसे इक़दाम लिए जा रहे हैं जो दुनिया भर में नफरत और इश्ताल अंगेज़ी की एक बड़ी वजह बन रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ना सिर्फ इस हवाले से दुनिया पर बावर करवाया कि अमन का रास्ता इस्लामोफोबिया को ख़त्म करने में है, बल्कि उसके साथ साथ क्या इक़दाम लिए जाने चाहिए उन पर भी बात की। उस पर एक निगाह डालेंगे हम अपने आज के इस प्रोग्राम में। कुछ बात करेंगे दुबई एक्सपो की, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का दौरा है दुबई और इस दौरान वो क्या अहम इक़दाम लेने वाले हैं, उनके साथ साथ कुछ दीगर अहम चीज़ें, यानी जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की मस्बत मैशत को, पाकिस्तान के एक मस्बत तासुर को और तशख़्ख़ुस को दुनिया के सामने लेकर आना है, तो उस हवाले से लिए जाने वाले इक़दाम में हम कहाँ कहाँ दुरुस्त हैं और मज़ीद हमें क्या इक़दाम करने होंगे, इन पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है एनालिस्ट हैं हिना आयरा ने। अस्सलाम वालेकुम हिना। जी वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ अहमद पंसोटा हमें ज्वाइन करेंगे, उनके साथ भी इस मामले पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद। डॉक्टर शाज़िया अहमद हमारे साथ मौजूद रहेंगी प्राग से, और डॉक्टर शाज़िया चीमा की अगर हम बात करते चलें तो बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर भी हैं, लिखती बहुत अच्छा, और उसके साथ साथ ख़ास तौर पर जब हम इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं तो किस तरह से दुनिया को ये बावर करवाया जाएगा कि अमन का रास्ता किसी एक मखसूस मज़हब और उसके सेंटिमेंट से नफ़रत में नहीं है, बल्कि तमाम मज़ाहिब को मिलकर और आज़ादी के साथ आगे बढ़ने पर है। इन तमाम चीज़ों पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आगाज़ हम कर लेते हैं डॉक्टर शाज़िया आप ही की तरफ सबसे पहले मैं आऊँगी, चूँकि हाल ही में एक कॉलम भी आपने इस पर लिखा, आपकी बड़ी गहरी निगाह भी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तज़किरा करते चलें तो चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 75वां इजलास हो, चाहे वो इस्लामी ममालिक के सरबराहान को लिखे जाने वाले ख़त हो, जो कि हमें सोशल मीडिया पर भी मिला, ट्विटर अकाउंट पर भी मिला, जिसमें बड़े वाज़ेह अंदाज़ में उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैसे दुनिया सिर्फ एक मज़हब और मखसूस एक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के ख़िलाफ़ ज़हनियत को लेकर आगे बढ़ रही है, और इसके ख़ात्मे में क्या चीज़ें हैं जो हमें मुश्किलात दरपेश रखे हुए हैं इस वक्त? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए। इसमें ये बड़ी पुरानी हेट की थ्योरी है, ये कोई आज की नई बात नहीं है। इसको हम एंटीसेमिटिज्म से अगर जोड़े तो ज़मानों पहले जो है वो यहूदियों के साथ यही किया गया, यही हुआ। एक ख़ास ग्रुप सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे उनसे नफ़रत जो है वो पहले दिमागों में डाली गई। मजहबी तबलीग जो है उसके जो पैरेलल एक मज़हब था उसने अपनी मजहबी तबलीग में उसको शामिल किया, और वो नफ़रत इस हद तक बढ़ गई कि जिसका फिर हमने नतीजा देखा नाज़ीज़म के चक्कर में, जो कुछ भी वहाँ पे हुआ और जिस तरीके से उनके साथ इतना गैर इंसानी सलूक किया गया। लेकिन हमारा मसला ये है कि इंसानों में जो सबसे बड़ी हमारे पास एक सलाहियत है सीखने की, वही हमारी सबसे बड़ी कभी कभार खामी भी बन जाती है कि हम माजी से सीखते नहीं हैं। और यही जो हेट की एक हमारा जो इमोशन है, ये मुसलमानों के खिलाफ उसी तरह आपको नजर आता है जिसकी बुनियाद कोई नहीं है, जिसकी बुनियाद सिर्फ ये है कि हम आपसे खौफजदा है और हम आपसे नफरत करते हैं। और यही बुनियाद जो है वो यहूदियों के साथ भी थी कि एक बहुत बड़ा ऑलरेडी मौजूद मजहब होने की वजह से उसके बाद जो एक नया मजहब इल्हामी आया, उसको सबसे बड़ा खौफ ये था कि शायद हमारे पनपने में कोई मसला हो जाए, शायद हमारे रस्ते की सबसे बड़ी रुकावट जो है हमारे से पहले मौजूद इल्हामी मजहब है। तो उसको बहुत बड़े पैमाने पर बड़े ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से एक नफरत जो है वो लोगों के दिमागों में इस हद तक डाली कि वो सदियों का सफर तय करते हुए आपको वो गैस चैम्बर्स में फिर नजर आई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर शाज़िया, आप चूंकि एक हिस्ट्री से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या जब हम इस्लामोफोबिया का तज़किरा करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि किसी एक मखसूस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के ख़िलाफ़ एक ख़ास सेंटिमेंट जो है उसको उभारा जा रहा है, क्या इसका इदराक मग़रिब में जो हुकूमतें हैं, जो लोग हैं, उनको है कि वो क्या कदम उठा रहे हैं और इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है?
अब बिल्कुल है, उनको इसका एहसास बिल्कुल है। और जो यूरोपियन यूनियन का एक बिल रिसेंटली लास्ट वीक जो है वो पार्लियामेंट में पास हुआ है, वो दोबारा से इस बात के ऊपर है कि किसी भी एक ग्रुप या किसी भी एक मजहब या एक सेक्ट जो है उसकी बुनियाद पर जो नफरत है वो यूरोप में महसूस की जा रही है दोबारा से, और इसको बिल्कुल भी पनपने नहीं दिया जाएगा। इसको इंसानियत के खिलाफ जो है वो नफरत के जुमरे में लिया जाएगा और इसको बिल्कुल भी पनपने नहीं दिया जाएगा। और मसला हमारा ये है कि हम उसका शिकार जो है वो पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे हुआ ये कि जितने भी हमारे मुसलमान ममालिक हैं जिनमें वॉर ऑन टेरर और वॉर पीस फॉर जो है पर्पस, ये वॉर जो है वहां पे की गई, जो ऑयल बेस्ड कंट्रीज हैं, वो एक्सटर्नल पॉलिटिकल एजेंडा उनमें बहुत बड़ी बुनियाद बना कि इस चीज को शायद हम इस्तेमाल करेंगे, मुसलमानों का एक ऐसा इमेज हम कल्टीवेट करेंगे, क्राफ्ट करेंगे जिससे खौफ पैदा होगा, और वो खौफ जो है वो धीरे धीरे फिर नफरत की जो है वो आम सेंटिमेंटल्स में नफरत के जुमरे में, तो वो उनका नैरेटिव बहुत बिका, बिक गया, हो गया, लोग डिस्प्लेट हुए, रेफ्यूजीज का इतना इन्फ्लक्स आया। लेकिन चीजें ऑर्गेनिक होती हैं, वो आप इतना मैकेनिकली उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि आप उसके अंदर अगर इंसान ह्यूमन एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो। अब यही जो एक्सटर्नल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ये अब यूरोप की अपने अंदर जो है वो आ रही है, और जब अब उनको ये खुद से फेस करना पड़ रहा है अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में, तो उनके लिए इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल भी हो रहा है। शायद उनको इस अहमियत का भी अंदाजा हो रहा है कि किस तरीके से इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, वरना आम इंसान का जो अमन और सुकून है उसको तबाही का दहाना तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। शाजी, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे। अहमद पिंसोटा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जब हम मगरबी दुनिया की बात कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान से नफरत करने वाले वो ममालिक जो कि हम जिन्हें पड़ोसी, अच्छा पड़ोसी भी समझते हैं, अच्छा पड़ोसी होने का अपना हक भी अदा करते हैं, लेकिन हमने देखा कि जब भी वक्त आया ना सिर्फ भारत ने अपना मकरू चेहरा सामने दिखाया, बल्कि वो जो सेकुलर होने का एक दावा करता है वो भी कलई उसकी खुल के दुनिया के सामने आई। इस वक्त अगर हम भारत के अपने अंदर के मामला देखते चलें तो वो जो एक सख्त गिर मौक़िफ़ हिंदुत्व नज़रिया है वो भी हमें पनपता दिखाई दे रहा है, और मुसलमानों के खिलाफ वहाँ जो नफरत आमेज़ रवैया है उसको भी एक भरपूर हवा मिल रही है। जो भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में हो रहा है वो भी दुनिया से ढका छुपा नहीं है, और भारत के अपने अंदर जिस तरीके से मुसलमानों को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है वो भी एक इंतहाई अफसोसनाक नज़रिया भी है, और उसके साथ साथ भारत का जो चेहरा है वो दुनिया के सामने खुलकर जाहिर होता जा रहा है। अहमद साहब, आप क्या समझते हैं, भारत अपने ही लोगों से क्यों खौफज़दा है, या वाकई ही वो सिर्फ इस्लामोफोबिया को हवा देने की कोशिश कर रहा है? देखिए जी, जो भारत की इस वक्त स्ट्रैटेजी है दैट इज ड्रिवन बाय देयर प्राइम मिनिस्टर। उनके वजीर आजम साहब जो हैं, जो एक सर्टिफाइड दहशतगर्द हैं, अगर आप देखें, और ये मैं दहशतगर्द टर्म इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि आई वांट टू रिफर टू हिम एज अ टेररिस्ट, उनको टेररिज्म के कानून में गुजरात के केस में सजा हुई भी है। सो अगर एक किसी आदमी जो कि दहशतगर्दी में सजा याफ्ता हो तो उसको आप दहशतगर्द ही कहेंगे, उसको आप आई एम श्योर बिजनेसमैन तो नहीं कहेंगे। सो वो साहब जो वहां पर मुसल्लत हैं ऑन इंडिया, तो एक आरएसएस मेंटालिटी को लेकर आगे चल रहे हैं। आरएसएस मेंटालिटी के बारे में ऑन न्यूमरस ओकेजन हमारे वजीर आजम साहब बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं। ये वो मेंटालिटी है जो कि शायद एक टाइम पर हमारे मुल्क में एनक्यूएम की थी, कि जबरदस्ती जोरे बाजू से हुकूमत करना और अपने जो आइडियल्स हैं, अपने जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं उनको मुसल्लत करना, और हिंदुत्व जो है उसकी हुकूमत करना। वी हैव एब्सोल्युटली नो इश्यूज विद एनी रिलीजन, तमाम रिलीजन काबिल एहतराम हैं, लेकिन जब आप किसी रिलीजन को एक आरएसएस मेंटालिटी के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं तो वो आपकी पॉलिसीज में भी नजर आता है। अब आप देखिए कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, और ये भी शो करता है कि भारत जो है उन्होंने किसको इलेक्ट किया, क्योंकि 2/3 अक्सरियत है उनके पास। सो वहां पर एक ऐसे मुल्क में जहां मुसलमानों की ठीक ठाक अक्सरियत है, उसमें कश्मीर में क्या हो रहा है, उधर ही आसाम में क्या हो रहा है। अभी आपने रिसेंटली एक वीडियो देखी जिस तरह उस शख्स को मारा गया। मैं समझता हूं कि जिस दीदा दानिस्ता तौर पर जिस तरीके से इंडिया में एट्रोसिटीज हो रही हैं ऑन मुस्लिम्स, ये तो शायद पूरी दुनिया में कहीं पर ऐसे नहीं है। अब आता हूं मैं जो इस्लामोफोबिया जिसकी बात हो रही है, इस्लामोफोबिया जो टर्म है उससे मैं इनहेरेंटली डिसएग्री करता हूं। देखिए, इस्लामोफोबिया से समवट हमें
میننگ یا شاید تاثر یہ آتا ہے کہ جیسے اسلام میں خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہے. اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن. جیسے میں نے ابھی ہندتوا کی بات کی تو وہ ایک RSS مینٹیلٹی ہے جو ہندتوا کو غلط یوز کر رہی ہے. اینڈ سملرلی ہمارے ریلیجن میں بھی بہت زیادہ ایکسٹریمزم کے آپ کو آنسر ملتے ہوں گے لیفٹ رائٹ پہ جو لوگ کرتے ہیں, بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ اسلامک کو پرابلم ہے. انٹرنیشنل ورلڈ جو ہے وہ اسلام کو ٹارگٹ کرتا ہے ایز اف کہ دیر از اے پرابلم ود دس ریلیجن, اور اس کی جو وہ آپ سمجھ لیں کہ ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں, وہ آپ کو طالبان کا اسلام دکھاتے ہیں یا اور ڈفرنٹ ایریاز میں جہاں پر ریڈیکل اسلام آتا ہے, جس طرح نیوزی لینڈ میں بھی ہوا, وہ جو ہے اس کی بیسس پر اسلاموفوبیا ایک ٹرم کوائن کرنا ان اٹ سیلف انہیرنٹلی ہی غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں, اور مسلمانوں کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ آن دا نیگیٹو سائیڈ دیا جاتا ہے. یہی بات ہم نے کبھی ہندوز کے بارے میں نہیں سنی. اس وقت توجہ دلوا رہے ہیں پرائم منسٹر دنیا کی, وہ کافی ٹائم سے اس پر مسلسل بات کر رہے ہیں. آپ نے جس طرح سے کہا کہ انہوں نے اپنے انٹرویوز میں بھی, انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی, انہوں نے باقاعدہ طور پر اسلامی دنیا کو لیٹر بھی لکھا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو مغربی دنیا ہے اس کو بھی باور کروایا. یہاں تک کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو 75واں اجلاس تھا اس میں بھی انہوں نے اسلاموفوبیا کا باقی جو ایشوز تھے ان کے ساتھ ساتھ تذکرہ رکھا بھی, اور دنیا کو یہ بتایا بھی کہ امن کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ رویوں کو تبدیل کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں چل رہے ہیں اس مخصوص نظریے کو ختم کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, یہ تو ہے اس کی دوسری سائڈ جس کی وزیر اعظم صاحب نے بھی بات کی, اور میں بھی اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ اسلام کا جو تاثر ہے یا جو اسلام ریلیجن کی انڈرسٹینڈنگ ہے آف دا فارنرز اینڈ آف دیز پیپل ہو آر ناٹ مسلمز, ان کی وہی انڈرسٹینڈنگ ہوگی جو ہمارا بیہیویئر ہوگا. جب انگلینڈ میں جا کے ہمارے لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں نامناسب حرکات ہیں, تو ہماری جو ہمارے ریلیجن کی ڈٹرمنیشن ہوگی وہ ان حرکات سے ہوگی. جب طالبان اپنے اسلام میں خواتین کو خارج کرتے ہیں یا خواتین کے رائٹس کی بات نہیں کرتے یا بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, تو آف کورس ایک پرسیپشن آئے گی. سو وزیر اعظم صاحب کی جو بات ہے جس سے میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمارا جو کانڈکٹ ہے, our actions should speak louder than words. ہمارا کانڈکٹ ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا کے پاس یہ آپشن ہو ہی نہ کہ اسلام کو کسی طرح ایک ریڈیکل یا ایک فنڈامنٹلسٹ قسم کا ریلیجن ڈکلیئر کرنے کی پوزیشن میں ہو. ہمارا کانڈکٹ بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارا پرسنل انٹرپرسنل لیول پر ایک دوسرے کے ساتھ کانڈکٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسٹیٹ لیول پر پاکستان آئی ایم ویری گلیڈ کہ ان چیزوں کی طرف بڑا گریجولی موو کر رہا ہے, بٹ دیر آر مینی ادر اسلامک اسٹیٹس دیٹ ہیو ٹو کم آؤٹ آف دیٹ and understand کہ there is something known as international best practices. اب یہ کوئی ایک اسلامک قلعہ نہیں دنیا رہ گیا, ایک گلوبل ورلڈ ہے جس میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں, کرسچینٹی ایگزسٹ کرتی ہے, جوڈازم ایگزسٹ کرتا ہے, and lot many other religions exist. اس کے اندر جب آپ نے ایگزسٹ کرنا ہے تو آپ اپنی 1.5 انچ کی مسجد نہیں بنا سکتے, اور اگر آپ نے وہ مسجد بنانی بھی ہے تو اس مسجد سے ایٹ لیسٹ کسی دوسرے کو نقصان مت ہو. لیکن یقیناً ہر مذہب کا جو احترام ہے وہ لازم ہے دوسرے مذہبوں پر بھی. احمد آپ ہمارے ساتھ رہیے ہی نا, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. احمد نے ایک بات کی کہ اگر ہم مخصوص قسم کی ذہنیت کو فروغ دیں گے تو شاید غلط فہمیاں جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں کسی مخصوص مذہب کو لے کر, لیکن اسلام تو بڑا ایک لبرل مذہب ہے, ہمیں بڑی آزادی حاصل ہے ایک مخصوص طریقے سے, ہم دوسروں کا احترام کرنا جانتے ہیں, صلہ رحمی جانتے ہیں, اور اسی طریقے سے باقی تمام تر جو زندگی کے معاملات ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بڑی آسانیاں دی گئی ہیں. ایسے میں دنیا میں یہ مسکنسیپشن کیوں پیدا ہو رہی ہے, اور اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں مزید کیا کرنا ہوگا؟ جی بہت شکریہ. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جیسے بات کی دوسرے گیسٹ نے بھی, وہ نیریٹو بلڈنگ کی بات ہے. اسلام اٹ سیلف, کوئی بھی مذہب آپ کو ایکسٹریمزم نہیں سکھاتا ہے. ہر مذہب میں پیس کی بات کی جاتی ہے, ہر مذہب میں ہارمنی کی بات کی جاتی ہے. اسلام بھی آپ نے بھی مینشن کیا کہ اسلام میں صلہ رحمی اور تحمل برداشت سکھائی جاتی ہے, لیکن ویسٹ ایک پروپیگنڈا اپنے میڈیا کے تھرو, نہ صرف میڈیا, وہ بہت ارلی سٹیجز پہ اپنے سکولز میں, اپنے چرچز میں, اور انڈیا کی اگر بات کی جائے RSS کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ باقاعدہ اسلام کے خلاف بات کی جاتی ہے, اسلام کے خلاف بچوں کے ذہن بنائے جاتے ہیں. اور جب اس ایج سے آپ انڈکٹ کر رہے ہیں چیزیں بچوں کے مائنڈ میں, وہ بڑے ہوتے ہیں, اس سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں, تو وہ اس چیز کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں پوری زندگی کے لیے. اور اس بنائے ہوئی آئیڈینٹی کو جو ان کے ذہن سازی کی جاتی ہے اس کو پھر تبدیل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو ویسٹ اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام طاقتیں جو اسلام کے اگینسٹ ہیں, اسلام سے خوفزدہ ہیں, وہ اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے اپنے سکولز, اپنے باقی انسٹیٹیوشنز, نہ صرف یہ بلکہ اپنی اکیڈمیز انہوں نے اسپیشل بنا چکے ہیں جس میں اسپیشل فورسز کی اکیڈمیز بھی ہیں, اور ان کو یوز کیا جاتا ہے اگینسٹ اسلام, اور اپنی قوموں کو یہ سکھایا جاتا ہے. اور سب سے افیکٹو ٹول اس میں جو اس ٹائم پہ اور ہمیشہ سے یوز ہوتا آیا ہے وہ میڈیا ہے. آپ ان کی فلم انڈسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ویسٹ کی, آپ ان کے سانگز, باقی چیزیں,
اب اسلام کیوں اپنے آپ کو مسلمان اور مسلم کنٹریز ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے, اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کر پا رہے, اس میں سب سے پہلا کنڈکٹ کا مسئلہ ہے. جیسے احمد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا اپنا کنڈکٹ اگر بہتر ہوگا تو ہی ہم دنیا کو دکھا سکیں گے کہ اصل اسلام ہے کیا. اور سب سے پہلے اگر ہم اپنا کنڈکٹ بہتر کریں گے اور نیریٹو بلڈنگ کی طرف جائیں گے اپنے کنڈکٹ کے بعد, تو دنیا کو شاید ہم یہ بتا سکیں. پاکستان کی جہاں تک بات ہے, وزیر اعظم عمران خان بہت سارے فورمز پہ کہہ چکے ہیں, صرف ان فورمز پہ ایک ملک کا بات کرنا ہی بہتر نہیں ہے. اگر کچھ اور طاقتور ممالک جیسے سعودی عربیہ ہے, کچھ اور ممالک ہیں, ان کو بھی اس چیز پہ کھل کے بات کرنی ہوگی. اپنی اکانومی اور اکنامک بینیفٹس کو سائڈ پہ رکھ کے, ریلیجن کارڈ ہمیشہ سے یوز ہوتا آیا ہے, اور صلیبی جنگیں, بہت ساری اور چیزیں ہماری ہسٹری کا حصہ ہیں. شازیہ صاحبہ بھی جس طرح سے مینشن کری تھی, تو اس چیز میں نیریٹو بلڈنگ کا جو فیکٹر ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم بینگ مسلمس ہر فورم پہ بات کرتے رہیں گے جہاں تک ہو سکتا ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہم نیریٹو بلڈنگ کی طرف جائیں اور اس کو کاؤنٹر کریں. اور اگر میں واپس شازیہ چیمہ صاحبہ آپ کی طرف آتی ہوں, آپ سے میں جاننا چاہوں گی, چونکہ ظاہر ہے جب ہم ویسٹرن ورلڈ کی بات کر رہے ہیں, وہ ممالک جن کو ہم طاقتور بھی سمجھتے ہیں اور جن کی بات کو دنیا میں سمجھا بھی جاتا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مغرب کے قریب رہتے ہوئے کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ہمیں فوری طور پر فی الفور لینے چاہیے تمام مسلم ممالک کو, تاکہ ایک جو مخصوص ایجنڈا یا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف, جسے ہم اسلاموفوبیا کے طور پر جانتے ہیں, اس کا فوری طور پر تدارک ممکن ہو سکے؟ پہلے تو جو ویسٹ کو آلریڈی احساس ہو رہا ہے کہ جو ہمارا پولیٹیکل ایجنڈا تھا وہ ہمارا ڈومیسٹک پرابلم بنتا جا رہا ہے. کوئی بھی خاص طور پہ ویسٹ میں کہیں بھی کسی بھی سیلیبس کی کتاب میں اس لیول پہ آ کے جہاں وہ ہیومینٹی کا بہت بڑا جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, آپ کو ان کے ٹیکسٹ میں, ان کے کریکلم میں کہیں بھی آپ کو ہیٹ سپیچ نہیں ملتی ہے. نہ وہ کسی ایک مذہب, نہ کسی ایک طبقے, نہ کسی ایک رنگ کے خلاف اپنے اسکولز میں کچھ پڑھاتے ہیں, نہ اس کی کوئی گنجائش دیتے ہیں. یہی یورپین یونین کا کانسیپٹ ہے. اور جو بھی ملک یورپین یونین میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو ایک سرٹن ایجنڈاز پہ سگنیچر کرنے ہوتے ہیں. تو اس چیز کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ سرفیس لیول پہ یہ سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ ہم کسی کو رنگ, نسل, مذہب, زبان کی بنیاد پر برتر یا کمتر نہیں سمجھتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایسا تو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو کمتر یا برتر رنگ یا مذہب کی بنیاد پہ نہیں سمجھتے, لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو اسلام سے خوف کھانے کا اور نفرت کا جو سینٹیمنٹ ہے, یہ کریٹ کیا گیا تھا. اگین میں یہی کہوں گی, یہ جو وار اور پیس کے جو فریم ورک میں, جب یو ایس اور اس کے الائز جو ہیں وہ نیٹو فورسز جتنی بھی تھیں, جنہوں نے اس چیز کا پریمبل کریٹ کیا کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ایک ایسے مذہب کا رائج ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے, وہاں پہ عورتوں کے حقوق محفوظ نہیں ہیں, لوگوں کے حقوق محفوظ نہیں ہیں, اور وہ ملک جو ہے وہ ایک مذہب کے پیروکار ہیں, اور وہ مذہب جو ہے وہ اپنا لیگل مینیفیسٹو جو ہے جس کو ہم شریعہ لا کہتے ہیں اس کے حساب سے کر رہے ہیں. اب اصل ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو ان کی باہر کی ایکسٹرنل گیم ہے یہ انٹرنلی بھی پریویل کر جائے گی. اب او آئی سی اور خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان بار بار اس بات کا ادراک بھی دلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کہیں وہی حالت آپ لوگوں سے نہ ہو جائے جو کہ آپ یہودیوں کے چکر میں ہو گئی تھی, کہ بیسیکلی وہ ہیٹ جنریشن ہوئی صرف پولیٹیکل بیس پہ تھی. بات وہی تھی, منوپلی گیم تھی. اس منوپلی گیم کے چکر میں آپ نفرت کو عام دلوں میں اتنا زیادہ مت بڑھا دیں کہ پھر اس کے بعد آپ کی نسلوں کو یہ ثابت کرنے میں لگ جائے کہ جی ہم انسان ہیں اور جو ہم سے ہوا ہمارے پاس اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اس میں او آئی سی خاص طور پہ ابھی ایک مینیفیسٹو بنا سکتی ہے کہ آپ کو اگر جہاں پہ بھی جنگوں کے لیے جانا ہے, وہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پہ امن اور سکون آپ کے جانے سے قائم ہو سکتا ہے, تو آپ وہاں پہ اپنی چیزوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے ایجنڈافائی کریں. اس میں ریلیجن کی, اب
ہوا یہ کہ آپ عراق گئے تو وہاں پہ بھی آپ نے اسلام کا کارڈ کھیلا, آپ سیریا گئے, آپ لیبیا گئے, آپ افغانستان گئے, اور اگر آپ فیوچر میں ایران جانا چاہتے ہیں تو آپ نے اسلام کا کارڈ ہی کھیلا جو آپ کا بہت بکا. اسی کی بیسس پہ مین سٹریم فلمیں بنی, اسی بیسس پہ ہالی ووڈ کی فلمز آپ دیکھیں, اسی بیس پہ ایک سٹیریو ٹائپ ایک مسلمان کا کریٹ کیا گیا. وہ بیسیکلی یورپ یا یو ایس اے کی انٹرنل پالیسی کے لیے نہیں تھا, وہاں پہ یہ ٹوٹلی کلیش ہو جاتا ہے. وہاں پہ اپنے اسکول, اپنی یونیورسٹیز میں ہیومینٹی کا اتنا زوردار بھاشن دیتے ہیں کہ ان کا عام شہری بھی یہ چیزیں خریدنے پہ, بالکل یہ آئیڈیا خریدنے پہ تیار نہیں ہے. اب جب وہ پریویل کرتا ہوا یہاں تک آیا, وحثیت مسلمان جب نفرت میری میرے پڑوسی کے ساتھ شروع ہو گئی, اور تو پھر ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ جو ہم نے آگ بہت دور لگائی تھی, بہت پولیٹیکل ریزنز کے لیے لگائی تھی, یہ تو اپنا ہی گھر جلانے پہ آ گئی ہے. اور خاص طور پہ یورپ میں آج تک جو ہے اس بات کو آپ نہیں جسٹیفائی کر سکے ہیں کہ آخر ہم نے یہودیوں کا اس طرح سے میس مرڈر کیوں کیا, اس کی وجہ کیا تھی. کیا وہ صرف ایک مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ کیا اس بنیاد پر اتنا ظلم اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو کیا آپ ابھی تک آپ اس کو تو جسٹیفائی کر نہیں پائے ہیں, آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے, تو کیا آپ ایک ایسی ہی صورتحال کریٹ کر کے مسلمانوں کے خلاف اس کو جسٹیفائی کر پائیں گے؟ تو او آئی سی کو چاہیے کہ جیسے یورپ اب اس پہ بہت زیادہ کرٹیکل ہوا ہے, تو او آئی سی اکٹھا مل کے وہ یہ کہیں کہ بھائی پولیٹیکل وار یا پولیٹیکل مینوورنگ کو پولیٹیکل رکھو, اس کو ریلیجیس مت کرو اور ماضی کو مت دہراؤ. آپ ہمیں ٹیگ مت کریں, آپ ہمیں اسٹیریو ٹائپ مت کریں. یہ جو آگ آپ لگائیں گے, یہ اس میں آپ خود جل جائیں گے. شازیہ بہت شکریہ, آپ نے بڑی بیٹھے ہیں. بات جو ہے وہ کم لفظوں میں بڑی مفصل بات یہ کر دی ہے کہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے, اگر ہم نے اس کو مستقبل میں روکنا ہے تو کہانی ہمیں دوبارہ سے چینج کرنی پڑے گی. اور جو ایک نریٹو ہے, خاص طور پر جب ہم اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو جو حقیقی اس کی تصویر ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. جو اسلاموفوبیا کے گرد جو سازشیں رچائی جا رہی ہیں, جو پروپیگنڈا اس کے پیچھے چھپ کر کیا جا رہا ہے, اس کو روکنا ہوگا. اور اس پر ہی آواز وزیر اعظم عمران خان مسلسل اٹھاتے بھی چلے آ رہے ہیں. اور اب ویسٹ کو بھی یہ بات سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ اگر اب اس کے خلاف باقاعدہ طور پر اقدامات نہیں کیے گئے تو وہ آگ جس پر وہ ہاتھ سیک رہے تھے وہ شاید ان کے گھروں کو بھی جلا سکتی ہے. اس پر ہم نے بات چیت ناظرین جاری رکھی, اور ہم یہاں پر ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھیں گے. بریک کے بعد جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم بات کریں گے دبئی ایکسپو 2020 کے حوالے سے, جو کہ 2021 کا سب سے بڑا ایونٹ ہے, لیکن اس کو 2020 کیوں کہا جا رہا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. اس ایکسپو میں پاکستان پویلین کا تذکرہ کریں گے, صدر مملکت عارف الوی کا دورہ دبئی, اور پھر اس دورے کے دوران ان کے وہاں پر لیے جانے والے اقدامات اور ملاقاتوں کا احوال. اور جب ہم اس ایکسپو کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے پاکستان دنیا تک کیا لے کر جا رہا ہے, اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بلوچستان میں سیاحت کے حوالے سے کیا مواقع موجود ہیں, کون کون سی جگہیں ہیں؟ سیاحت کے لحاظ سے میرے خیال میں پاکستان میں جو سب سے زیادہ منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ویو, میں ہوں عالیہ کیسر. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے دبئی ایکسپو 2020 جو ہے اس میں پاکستان پویلین
की धूमें इस वक्त मच रही हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का दौरा दुबई, और इस पर हम बात करेंगे कि ख़ास तौर पर आज उनकी क्या मसरूफियत रही। लेकिन इस पर बाकायदा बात करने से पहले पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मैशत और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मौशी मंसूबे जो हैं उन पर किस तरीके से काम हो रहा है, उस पर कुछ बात कर लेते हैं। हिना हमारे साथ मौजूद है। हिना, IMF का वफ्द पाकिस्तान का दौरा करा है, IMF के साथ हम कहाँ खड़े हैं और आने वाले वक्त में हमारे क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर बातचीत की जा रही है? शुक्रिया आलिया। IMF का स्टाफ डेलीगेशन इस टाइम पे पाकिस्तान में आया हुआ है, जो टेक्निकल ग्राउंड्स और कुछ और चीज़ें हैं जिस पे वर्किंग करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। जिससे हमें पता है कि शौकत तरीन साहब ने 14 अक्टूबर को जाना है IMF हेडक्वार्टर्स। IMF के साथ पाकिस्तान का जो ताल्लुक़ है उस पर अगर हम बात करें तो 1965 में बाकायदा हमने IMF के साथ ये अपना शुरू किया इकोनॉमिक रिलेशन। पहला विड्रॉल जो हमने करवाया पाकिस्तान के लिए दैट वाज इन 1965। उसके बाद इंटरेस्टिंगली ऑन एंड ऑफ चलता रहा IMF के साथ। 1981 से 1988 और 2001 से 2008 ये दो ऐसे अदवार गुजरे हैं पाकिस्तान में जब हम IMF पे रिलाय नहीं कर रहे थे। लेकिन 2008 के बाद से हम बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं IMF पे, जिसके बाद पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत कम होते गए। 2008 में जब नई हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत आई, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा विड्रॉल लिया गया। दैट वाज 10.6 बिलियन US डॉलर्स, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कर्जा था। और उस पे IMF ने बड़ी कड़ी शराइत रखी पाकिस्तान के लिए, जिससे निकलना हमारे लिए आज तक मुमकिन नहीं हो पाया। ना सिर्फ 2008, 2013 में जो हमने दोबारा से 6.6 बिलियन US डॉलर का कर्जा लिया IMF से, उसके बाद मज़ीद पाकिस्तान के पास ऑप्शंस कम हो गए। और अब जो हुकूमत आई है उसमें IMF के साथ हम सिर्फ जो पुराना हमारा स्कोर है उसको काइंड ऑफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा वक्त दरकार है। IMF की शराइत बहुत कड़ी होती जा रही हैं, स्पेशली जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उनको कम करने की बात की जा रही है कि आप पाकिस्तान के अंदर अवाम पे टैक्सेस लगाएं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ IMF की तरफ से जो कही जाती है वो पेट्रोल प्राइजेस को बढ़ाने की है, जिस पे अवाम पे बोझ पड़ता है। अब हुकूमत चाहे या ना चाहे, ये शर्त क्योंकि बहुत सारा अरसा पहले 2008 माजी की जो हुकूमतें रख दी रही गई हैं, थी, जी। बिल्कुल, तो उसको हुकूमत को चाहते ना चाहते हुए अवाम पे ये बोझ डालना पड़ रहा है। और इसको बैलेंस आउट करने के लिए कुछ टाइम दरकार है हुकूमत की तरफ से। और अभी जो IMF का स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ पाकिस्तान में मौजूद है, वो इन्हीं चीज़ों पे बात करने के लिए पाकिस्तान हुकूमत के साथ डिफरेंट सेटिंग्स रख रहा है। और अगर जिसके गो बाद अहेड होते शौकत तो तरीन हमारे साहब- कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आप समझती हैं बड़े सक्सेसफुल होंगे, इकोनॉमी को हमारी बड़ी स्ट्रेंथन किया जा सकता है उसके ज़रिए देखिए, से? सबसे पहले तो हमें टैक्सेस जो अवाम पे डायरेक्ट बोझ जा रहा है पेट्रोलियम प्राइजेस बढ़ाने की वजह से, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने IMF के जो कर्जे वापस करने हैं और IMF की शराइत पे पूरा उतरना है। अभी इस हुकूमत की सबसे ज़्यादा कोशिश यही है कि हम उन शराइत को जल्द अज जल्द उनसे उनका टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हो और उसके बाद आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा लें, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आना शुरू हो जाए, रेमिटेंसेस पाकिस्तान आना शुरू हो जाए, जिसमें वज़ीर आज़म बार कह भी चुके हैं, अगर ये चीज़ें फ़ौरी तौर पे लागू हो जाएं तो हमारी इकॉनमी थोड़ी स्टेबल हो सकती है। साथ ही साथ जो बोझ आवाम पे जा रहा है वो भी थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अभी IMF से हमने जो इंस्टॉलमेंट लेनी है 500 बिलियन रुपीस की, 500 बिलियन डॉलर्स की, वो ड्यू है इन अक्टूबर, और उस ही की वर्किंग के लिए IMF का ये डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है। अब पाकिस्तान अगर अपनी इंपोर्ट्स को कम करता है और टारगेट्स को पूरा करता है तो फिर हमारे लिए बेहतरी की सूरत हाल बन सकती है। बहुत शुक्रिया हिना। अब मैं अहमद पंसोटा साहब आपकी तरफ वापस आना चाहूँगी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान दुनिया में आबादी के एतबार से 5वां बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान ने अपने बहुत से माशी अहदाफ जो हैं वो सेट कर रखे हैं, और इसी हवाले से ज़ाहिर है कि हमारे मुख्तलिफ मुआहदे भी हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान के अंदर आ रही है, और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को और वहाँ से इन्वेस्ट करने वाले लोगों को दे भी रहा है। आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी दुबई पहुँचे, 2 रोज़ा उनका दौरा है, और इस दौरे के दौरान ज़ाहिर है कि उन्होंने रोशन अपना घर जो है उसकी तकरीब से भी खिताब किया, और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ पर बात की, और गैर जो तारकीन वतन हैं वहाँ के जो पाकिस्तानी हैं उनसे ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। सबसे पहले तो रोशन अपना घर जैसे जो मंसूबे हैं, जो प्रोजेक्ट हैं,
अहमद पंसोटा साहब, उनको आप किस तरह से देखते हैं, ये मंसूबे कितने अहम हैं गैर मुल्की जो पाकिस्तानी हैं, गैर मुल्की जो इन्वेस्टमेंट है उसको पाकिस्तान के अंदर लाने के लिए? देखिए जी, पाकिस्तान की बड़ी हैवी रिलायंस रही है ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द पास्ट इयर्स, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रीसेंट पास्ट। अब पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो सोर्सेज हैं वो मेनली दो हो सकते हैं, एक तो ओवरसीज पाकिस्तानीज, और एक अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम फॉरेन नेशनल्स को भी इजाजत दें कि वो यहाँ पर आके ऑन अ बिगर स्केल इन्वेस्टमेंट करें। वो तो शायद अभी एट दिस स्टेज पॉसिबल ना हो फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन सच एज आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन एंड मेनी अदर रीजंस, जिसकी वजह से जिस तरह भी रिसेंटली आपने देखे क्रिकेट टीम भी वापस गई, वो एक परसेप्शन है जिसका फुकदान है। बट जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके पास बहुत सारे मौके हैं टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। इससे पहले अगर आपको याद हो तो रोशन डिजिटल अकाउंट जो है उसकी इजाजत दी गई कि यू कैन डायरेक्टली नाउ ऑब्वियसली ऑपरेट अ बैंक अकाउंट इन पाकिस्तान व्हाइल सिटिंग इन इंग्लैंड, यूके, जहां पर भी आप बैठे हुए हैं। अब उसी की जैसे कहते हैं फर्दरेंस में ये चीज हुई है कि जो आपको रोशन घर की स्कीम है, इसमें आई एम वेरी श्योर कि पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग इन्वेस्ट करेंगे। एज अ लॉयर आई कैन एश्योर यू कि मेरा वन ऑफ माय मेन एरियाज ऑफ प्रैक्टिस इज रिप्रेजेंटिंग द ओवरसीज पाकिस्तानीज, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के साथ कोलैबोरेशन में भी हम काम कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के कुछ आई थिंक सीरियस कंसर्न्स हैं, जिनमें से एक है सिक्योरिटी, नॉट सिक्योरिटी सिचुएशन अदरवाइज बट जनरली सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रॉपर्टी उनको गारंटी की जाती है उसके राइट्स जो हैं वो उसकी गारंटी चाहते हैं। तो आई बिलीव कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ये जो ट्रिप है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नोबडी लेस देन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग देयर, और वो रीच आउट कर रहे हैं इन लोगों को। जब वो बात करेंगे तो ऑफ कोर्स उन बातों में एक इंपॉर्टेंस अटैच्ड होगी, एक क्रेडेंस आएगी बात में, और ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ के इन्वेस्ट करेंगे। उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यहाँ पर घर है। ऑल ओवरसीज पाकिस्तानीज वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान एंड प्राइमरीली फॉर द पर्पसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग देयर हाउस, अपना घर यहाँ आकर बनाना चाहते हैं। और जो ऑलरेडी उनकी प्रॉपर्टीज उन पर या कब्जे हैं या और मामला हैं जिसकी वजह से फ्रॉम टाइम एंड अगेन वो हमारे वजीर आजम साहब और डिफरेंट अथॉरिटीज को रीच आउट करते रहते हैं। अगर एक साफ और शफाफ प्रोसेस के थ्रू उनको यहाँ पर घर इंश्योर हो सकता है या यहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आई थिंक कि उनके लिए ये आइडियल सिचुएशन होगी। इसको बड़ा अच्छे तरीके से हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्रमोट कर रहे हैं, और ये जो एक्सपो जिसका आपने जिक्र किया है, इससे बेहतर तो आई थिंक जगह ही कोई नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट more than 1200 पाकिस्तानी कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स जो हैं उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन वहां पर कंफर्म की है। फिर अब अगर आप देखें तो एक्सपो 2000 दुबई जो है उसमें इट विल बी अ कंपेंडियम ऑफ ग्लोबल आइडियाज, कल्चर्स एंड शेयर्ड वैल्यूज, तो उस हिसाब से इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, दुनिया के 192 ममालिक हैं जो कि अपनी अपनी प्रोडक्ट्स लेकर वहाँ पहुँचेंगे। पाकिस्तान पवेलियन का तज़किरा करें तो ज़ाहिर है कि हमारे भी कल्चर, हमारी सियाहत, हमारी कॉमर्स, हमारी इकॉनमी को बेहतर करने के हवाले से और हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो दुनिया तक हम लेकर जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं दुनिया को बताने के लिए अब इस वक्त कि पाकिस्तान क्या है और हमारे पास क्या मौके मौजूद हैं? देखिए, पाकिस्तान के जो इस वक्त यूथ है, मैं हमेशा बात करते हुए कहता होता हूँ कि जो कैपिटल की डेफिनेशन है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज हो गई है। कैपिटल इज नाउ योर माइंड, इट इज नॉट द टिपिकल स्टीम इंजन्स और वो सारा। सो आपके माइंड के अंदर इज योर कैपिटल। सो व्हाट यू थिंक, योर आइडिया इज बेसिकली सेलेबल। पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो हमारी डेवलपमेंट है उसकी इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है। फिर एक दूसरी इंडस्ट्री है जिसको बड़ा निगलेक्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह एक वसीला कंपनी है जिनको मैं जानता हूँ वो काम कर रहे हैं, वो है पाकिस्तान के जो लोकल आर्टिस्ट और आर्टिजान्स हैं उनके काम को बाहर लेके जाना। वी रियली डोंट नो कि हमारे कार्पेट को, हमारी पेंटिंग्स को, हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को, इन सब चीजों की वहां कितनी पजीराई है, ये भी वहां पर डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए। फिर पाकिस्तान की अगर देखें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो कुजीन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट्स हैं, अगर जो पाकिस्तान का खाना है अगर उसको लेके जाया जाए, आई नो अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स मिस्टर मार्क वॉस में सर फहरिस्त हैं जो पाकिस्तान और कैलकाटा इंडिया में जाके खाना खाते हैं। सो पाकिस्तान की वो साइड जो है दैट शुड आल्सो बी प्रमोटेड। फिर पाकिस्तान शुड आल्सो हाईलाइट कि पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो एक अपनी प्रोडक्शन शुरू करना चाहता है, जिसके लिए गवर्नमेंट कंड्यूसिव पॉलिसीज भी दे रही है, वो एक नॉट ओनली विल दैट बी एन आइडियल सिचुएशन टू सॉर्ट ऑफ प्रोपोगेट, उसके साथ साथ उसका ये भी है कि एक एनवायरनमेंट के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट है। सो इस तरह की जो सारी तमाम इंडस्ट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान आगे जा रहा है और जो दुनिया में जिसमें इतना एफर्ट की जरूरत भी नहीं है, उन सबको वहां पर आई थिंक शोकेस करना चाहिए। अदरवाइज अगर हम टिपिकल इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो वहां तो ऑफ कोर्स यूरोपियन कंट्रीज तो बाकी हमारे से आगे हैं। तो ये वो एरियाज हैं जिनमें हम आगे जा सकते हैं एंड वी कैन ऑब्वियसली लीव अ मार्क। ठीक है हिना, आप क्या समझती हैं हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं जो हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकती हैं, हम लोगों को बता सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, हम जो इंटरनेशनल मार्केट है उसको टच कर सकते हैं इसके थ्रू?
ठीक 182 डेज़ की एक्टिविटी है ये दुबई में, दुबई एक्सपो 2020 जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान पवेलियन का सबसे जो मेन टारगेट है वो ये है कि दुनिया तक अपनी प्रोडक्ट को दिखाएं और वहाँ पे बताएं कि पाकिस्तान में क्या क्या मौक़े हैं, किस तरह से पाकिस्तान अपनी इंडस्ट्री को शोकेस कर सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के पास IT प्रोडक्ट है और IT के हवाले से हमारे पास बेशुमार ऑप्शंस हैं। सॉफ्टवेयर के डोमेन में वी हैव बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर के जो हम बात कर रहे हैं IT सपोर्ट के हवाले से भी, स्प्लाइस के हवाले से भी, तो वो पाकिस्तान दे सकता है यहाँ पे ये ऑप्शन जो बिक भी सकता है सबसे ज़्यादा। और उसके साथ साथ हम अपने माइंस एंड मिनरल्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की पाई जाती हैं, हमारी फार्मा इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको वहाँ पे शोकेस किया जा सकता है बेहतर तरीके से और किया भी जा रहा है। इस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रही है इस सारी चीज़ में। इससे पहले भी जो हुआ, हमने अफ्रीका की मार्केट को टारगेट करने की कोशिश की, बताया वहाँ पे भी कि कितनी इमर्जिंग मार्केट है पाकिस्तान की और किस तरह से फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं पाकिस्तान के साथ बिज़नेस करके। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग। आप जो हम बात पहले भी कर रहे थे, हमें अपनी इंपोर्ट्स को कर्टेल करना चाहिए, तो उसमें जितनी बेहतर तरीके से हम अपनी तमाम इंडस्ट्री को जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की भी बात की, माइंस एंड मिनरल्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दुनिया को ऑफ़र कर सकते हैं। बेस्ट इसमें हम IT के हवाले से जा सकते हैं। हमारा डिफेंस इक्विपमेंट बहुत सारी मार्केट्स में पसंद किया जाता है, जा भी रहा है और उसको हम शोकेस भी कर रहे हैं इस एक्सपो में। तो आई थिंक इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी का पाकिस्तान को, और अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करना चाहिए, बेहतरीन अंदाज में करना चाहिए। और आखिर में अहमद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का बड़ा फोकस है टूरिज़्म के फ़रोग़ के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर बड़े अहम इक़दाम लिए जा रहे हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड को हम कैसे दुबई एक्सपो के ज़रिए से बता सकते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या है, यहाँ ज़रूर आएँ? देखिए जी, एक जो हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। अगर उसको प्रॉपरली हम अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज में अफगानिस्तान की एक हमेशा से थ्रेट रहती थी, वो भी सिचुएशन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह जो सुसाइडल अटैक्स हैं या इस किस्म के मामला हैं, वो भी ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स बहुत डिक्लाइन पर हैं। दिस इज द आइडियल सिचुएशन व्हेन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, आज बल्कि मुझे मौका मिला कराची के टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए एक जगह बोलने का। कराची में टूरिज्म बहुत इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड जो हम अपने, देखो, पाकिस्तान इज अ ब्लेस्ड कंट्री विद ऑलमोस्ट 4 or 5 डिफरेंट वेदर्स। एट द सेम टाइम तमाम मुल्क के अंदर डिफरेंट टेरेन्स हैं। हमारे पास माउंटेन्स भी हैं, हमारे पास प्लेन्स भी हैं, वी हैव सी साइड एज वेल। इन सारे एरियाज को हमें बड़ी वर्ल्ड क्लास स्टेज के ऊपर सेट करना है। अगर आप देखें, सिर्फ नॉर्थ पर ही कॉन्सेंट्रेशन की जाए स्टार्ट में, और हमें लेट से नथिया गली, मरी, इन सब एरियाज को एंड मेनी अदर, अब तो खैर आगे हुंजा वैली और ये सब चीजें जो है, इनको अगर हम प्रॉपरली प्रोजेक्ट कर दें और एक टूरिज्म के ऊपर बड़ी सीरियस किस्म की पॉलिसी है, वी मस्ट हैव अ टूरिज्म पॉलिसी। तो आई थिंक कि पाकिस्तान में गोरे जो हैं या हमारे वलायती लोग हैं, दे विल सर्टेनली कम फॉर देयर वेकेशन। फिर बहुत सारी जगहों पर कंट्रोल हंटिंग रिजॉर्ट्स भी बनाई जा सकती हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें पार्टरिज हंटिंग है, जिसमें आपकी क्या कहते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मुर्गाबी है और सारी हंटिंग्स है। पाकिस्तान की यूनिक जिन एरियाज में आप उनको दोबारा ऑफ कोर्स पॉपुलेट कर सकते हैं। तो इस किस्म के इंसेंटिव्स आपको देने पड़ेंगे और आपको उनको प्रमोट करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब का बड़ा एम्फेसिस रहा है ऑन टूरिज्म। दिस इज द आइडियल टाइम टू प्रमोट टूरिज्म और उसको वहां जाके शोकेस करना कि पाकिस्तान का नॉर्थ जो है, एंड देन ऑफ कोर्स साउथ एंड मिडिल एंड ऑल अदर कंट्रीज, सॉरी एरियाज, बट नॉर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया अहमद पंसोता आपका भी, और हिना आयरा आपका भी, आप हमारे साथ मौजूद रहे आज के इस प्रोग्राम में और ओवरऑल आपने तमाम चीज़ों पर अपना बेहतरीन तज़िया जो है वो पेश किया। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम अपने इख्तितामी लम्हात में दाखिल होता है। आलिया कैसर को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।